नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया के रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबरें ना मिले, तब तक मानो जानकारी कुछ अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की, क्योंकि अब बात होगी सियासत की। सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस एकजुटता के साथ सत्ताधारी दल भाजपा के मुकाबले के लिए फिर से तैयार हो रही है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तार के साथ जिला अध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं। लगातार चल रही संगठन विस्तार की चर्चाओं के बीच अब फिर पीसीसी चीफ का 2 अप्रैल को दिल्ली दौरा होगा। क्या मायने होंगे दिल्ली दौरे के, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस में फिर होगा संगठन का विस्तार। पीसीसी चीफ कर रहे हैं अपनी नई टीम तैयार। 2 अप्रैल को दीपक वैद जाएंगे दिल्ली। दिल्ली दौरे के बाद फिर संगठन में कांग्रेस करेगी बदलाव। अब तक हुआ 11 जिला अध्यक्षों का बदलाव। रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, शक्ति, जांजगीर चांपा के अध्यक्षों का होगा बदलाव। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस को भी कांग्रेस दे सकती है मौका। 3 अप्रैल को जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी करेंगे दिल्ली में बैठक। बैठक के पहले शेष बचे जिलों के अध्यक्षों की हो सकती है नियुक्ति। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस अब संगठन विस्तार की तैयारी शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है आज या फिर कल में कांग्रेस संगठन में फिर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के शेष पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही महिला कांग्रेस को भी नया नेतृत्व मिलने की सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ का ये कहना है कि जल्द ही आगे संगठन में बदलाव होंगे। हाल ही में बदलाव हुए भी। 11 जिला अध्यक्षों को बदला गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो भी प्रस्ताव दिए हैं उसमें बदलाव जो हुए हैं 11 जिलों में, और आगे भी उम्मीद है कि हो सकता है कुछ जिलों में और परिवर्तन हो। और रही बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी गठन की बातें, तो ये हाईकमान पर निर्भर करता है कब उनके द्वारा किया जाएगा। वही संगठन में महिलाओं और युवाओं को जगह देने के लिए कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि निश्चित रूप से संगठन विस्तार की जब चर्चा होती है तो नए युवा चेहरों को जरूर शामिल किया जाता है। उसके साथ ही महिलाओं को भी बराबर का मौका कांग्रेस पार्टी देती है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन में चुनाव कराती है। जब भी संगठन का विस्तार होता है तो पार्टी में काम करने वालों को अवसर मिलता है। ये कोई व्यक्ति युवक कांग्रेस में काम कर रहा है, युवक कांग्रेस की आयु पूरा कर लिया, निश्चित तौर पर फिर उसके बाद उसे कांग्रेस में, बड़ी कांग्रेस में, जिला कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक जैसे जहाँ पर जिनकी क्षमता होती है उस हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। जहाँ तक NSUI का सवाल है, निश्चित तौर पर NSUI वाले जब NSUI छात्र की सीमा पार कर लेते हैं तो युवक कांग्रेस में काम करते हैं। और महिला कांग्रेस की बहनों को भी प्रदेश कांग्रेस में, जिला कांग्रेस में बराबर स्थान देते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही शेष जिलों को नया कांग्रेस अध्यक्ष मिल जाएगा। संगठन विस्तार की चर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर कितना इस बदलाव का असर देखने को मिलता है और आज या फिर कल में कांग्रेस पार्टी संगठन के शेष पदों पर कितना बदलाव कर पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दर तय हो गई है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की औसत बढ़ोतरी को अब मंजूरी दे दी है और यह दर अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52% बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बिजली हुई महंगी। 3.46% महंगी हुई बिजली। स्मार्ट मीटर है तो दिन की खपत में 20% की छूट। विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया बिजली का नया टैरिफ। सात दिन बाद लागू होगा नया टैरिफ। बिजली कंपनी ने बिजली दरों में 7.52% वृद्धि की मांग की थी। ₹100 पर 24 रुपए बढ़ेंगे दाम। आयोग ने निम्न दाब उपभोक्ताओं व मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम प्रभार खत्म कर दिया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को मीटरिंग प्रभार भी नहीं देना होगा। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, उन्हें सोलर अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट दी जाएगी। 10 किलोवाट से अधिक भार वाले निम्न श्रेणी के घरेलू व सामान्य जल प्रदाय व सड़क बस्ती व HV 6 श्रेणी के उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ में लाया गया है। बढ़ते बिजली के रेट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस ने तंज कसते हुए इस पर बीजेपी को घेरा है। हमने उस राज्य की कल्पना की थी, माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय कमलनाथ जी, और आप बिजली की दरें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे ही तो महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर खरीदे महंगा है, कृषि उपयंत्र खरीदे महंगे हैं, तेल खरीदें तो महंगा है, डीजल पेट्रोल सब महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, सब चीज़ महंगी है, मतलब भोजन करने वाली थाली महंगी है। ऐसी महंगाई में आप बिजली के रेट और बढ़ा रहे हैं, तो क्या गुजरेगी प्रदेशवासियों पर, ये कल्पना सरकार ने नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी और आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52% बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी। प्रीपेड उपभोक्ता की छूट को आयोग ने बरकरार रखा हुआ है। बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 58,744 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके विरुद्ध आयोग ने 57,732 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर किए हैं। बिजली के रेट को लेकर सियासत पर भाजपा प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पहले जब कांग्रेस का शासनकाल था, उस समय पे किस तरह से बिजली का बिल आता था, लेकिन बिजली नहीं आती थी। यहाँ की जनता, पूरे प्रदेश की जनता लालटेन और डिबरी और दिए की रोशनी में अपने कार्यों को करने के लिए मजबूर थी। दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी, व्यापार ठप हो रखा था, कल कारखाने ठीक से चल नहीं पाते थे, बिजली ही नहीं मिलती थी। आज बिजली मिल रही है और अगर थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी की गई है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए की गई है कि किस तरह से हमें आगे के भविष्य के लिए भी अपने प्रदेश को संबल बना के रखना है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 24 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, परंतु इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना के तहत पहले की तरह मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना है। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाएगी। नए बिजली को लेकर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। भोपाल से रंजन भगत की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी घेरा। नक्सलवाद
घोटाले, बिजली व्यवस्था और कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर खूब हमलावर दिखाई दिए, जिसके बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। लबालब भरा पंडाल, लोगों के चेहरे पर उत्सुकता। यह नजारा पीएम मोदी की सभा का है, जो कि रविवार को बिलासपुर के मोहभट्टा में हुई। पीएम मोदी ने सभा में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातों का पिटारा खोला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने वीरांगना बिलासा देवी केवट का मोमेंटो भेंट किया। सभा की शुरुआत की पीएम मोदी ने जय मां महामाया और जय जोहार से। पीएम मोदी ने बिजली, रेल, सड़क, तेल, शिक्षा और आवास क्षेत्रों के लिए अहम प्रोजेक्ट की दी सौगात। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को घर की सौंपी चाबी। छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा। विशाल जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। पीएम बोले, कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। कांग्रेस की नीतियों से नक्सलवाद को मिला बढ़ावा। हमारी सरकार में बस्तर की बदल रही तस्वीर। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था, और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी करीब 2-2.5 घंटे रहे, लेकिन सियासत के लिए कई मुद्दे छोड़ गए। पहले छत्तीसगढ़ को मिली सौगात पर सियासत हाई हुई, फिर आरोपों पर वार पलटवार सामने आया। पीएम मोदी के तमाम आरोपों को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले संघ कार्यालय जाने से जोड़ा और बयानों को स्तरहीन बताया। वहीं बीजेपी कहती नजर आई कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में अपनी साख पिछले 11 सालों में बनाई, लेकिन कांग्रेस आज तक एक झूठा आरोप भी भ्रष्टाचार को लेकर नहीं लगा पाई। मुझे लगता है कि वो आरएसएस कार्यालय से, मुख्यालय से होकर के आए हैं। कहीं न कहीं उनके साथ कोई घटना घटी होगी और उसी का असर जो है छत्तीसगढ़ को वो बरस रहे थे। एक हाथ तो आरोप भ्रष्टाचार का लगा पाते, जांच होती क्या सत्य है क्या झूठ है आता। आप में तो इतनी पारदर्शिता के साथ मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि आरोप तक लगा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का दौरा आने से पहले भी सियासी बयानबाजियों का अखाड़ा बना और जाने के बाद भी बना रहा। कांग्रेस के लिए पीएम मोदी ने जो तेवर दिखाए वो पहली बार नहीं बल्कि बार बार सामने आते रहते हैं। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री पर फिर हमलावर है। इधर पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी भी नए कलेवर को अपना बना रही है, लेकिन सवाल यही है कि फ्रंट फुट पर बीजेपी सरकार को घेरने में कांग्रेस आखिर सफल कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में ईद की नमाज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। वैसे तो ईद भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाईचारा फिलिस्तीन के लिए दिखा रहे थे। उनके हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन वाला पोस्टर था और दूसरी ओर
नमाज के दौरान कई लोगों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड का विरोध किया। दरअसल वक्फ को लेकर जो नया बिल आ रहा है उसको लेकर किस प्रकार से विरोध पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे अराजकता करार दिया तो कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों का विरोध किया। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। देश ने ईद का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन ईद की शुरुआत में नमाज के दौरान जो पोस्टर और काली पट्टी नजर आई उस पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में ईद की नमाज के दौरान मुस्लिमों के हाथ में फिलिस्तीन समर्थन वाले पोस्टर नजर आए। इतना ही नहीं, नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल का विरोध भी जताया। ईद की नमाज में पोस्टर पर विवाद, फिलिस्तीन समर्थन वाले नजर आए पोस्टर, वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में बांधी काली पट्टी। एमपी के कई जिलों में नमाज के दौरान विरोध। बीजेपी ने विरोध को बताया अराजकता। कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों का किया विरोध। पोस्टर विवाद पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक से लेकर मंत्री तक का बयान सामने आया है। नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधी। विरोध वक्फ बोर्ड बिल का किया जा रहा था। ऐसे में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने याद दिलाया और पूछा, देश में जब आतंकवादी हमला हुआ था, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, तब काली पट्टी क्यों नहीं बांधी गई? आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। नमाज के दौरान फिलिस्तीन समर्थन वाले झंडे दिखाए जाने को लेकर मीडिया ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसे लोग देशद्रोही हैं और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, ऐसे जो लोग हैं जो इस आड़ में इस प्रकार के घटनाएं करने का जानबूझ करके प्रयास करते हैं जिससे समाज में वातावरण बिगड़े, लेकिन ऐसे देशद्रोही जो लोग हैं, ऐसी जो देशद्रोहिता के खिलाफ, देशद्रोही काम करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ शासन और प्रशासन गंभीरता के साथ इस देश के अंदर अगर झंडा फहरेगा तो तिरंगा फहरेगा या भगवा फहरेगा और कोई नहीं फहरेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करता है और करेगा। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे मामले को प्रियंका गांधी के बैग से जोड़ दिया। साथ ही कहा, ऐसे तत्वों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो हिंदुस्तान की सोचे। मामला फिलिस्तीन के झंडे से जुड़ा था। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा कैसे पीछे रह सकते थे? फिलिस्तीन प्रेमियों पर उन्होंने भी जमकर हमला बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला। इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं, इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा बेहतर। पोस्टर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार आ रहे बयानों पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो सनातनी ऐसे राष्ट्र हैं जो विश्व शांति
का संदेश देते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इस तरह के बयान दिए जाना, मैं ये समझता हूँ हम वो देश हैं जो हमारी संस्कृति में विश्व शांति यज्ञ भी करते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है। तो विश्व शांति में तो सारा संसार आ गया ना। ऐसे में अगर कोई इस तरह की बयान सामने आ जाए माननीय मंत्री का, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में ईद की नमाज के दौरान सामने आए पोस्टर पर विवाद जारी है। ये देश के खिलाफ है या नहीं, इस पर फैसला जांच एजेंसियां लेंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इबादत के दौरान दूसरे देश के समर्थन में पोस्टर दिखाना जायज है? क्या त्योहारों को सियासत का केंद्र बनने देना चाहिए? सवाल तो ये भी है कि क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं? अब प्रदेश में सियासत इसी बात को लेकर हो रही है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अस्पताल का भूमि पूजन हुआ है। शहर को RSS के आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिली है। 500 करोड़ की लागत से अस्पताल तैयार होने जा रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर चौराहे के पास प्रदेश सरकार से 2 हेक्टेयर जमीन मिली है, जिस पर RSS का अस्पताल बनेगा। 500 बेड के आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भूमि पूजन किया है। साथ ही RSS के मध्य क्षेत्र सह कार्यवाह हेमंत मुक्ति बोध भी मौजूद रहे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी में रियायती दरों पर इलाज किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोग्य धाम अस्पताल में सभी वर्गों का इलाज सेवा भाव के रूप में किया जाएगा। अस्पताल में मरीज आएगा तो वही हमारे लिए भगवान है। विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की कई योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, लेकिन सरकार ही नहीं, समाज को भी आगे आना होगा। ये भूमि जिस पर हम खड़े हैं, यही आरोग्य धाम अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रहा है और एक बड़ा प्रकल्प 500 बिस्तर के अस्पताल का, वो यहाँ जन सेवा से, जन सहयोग से, सरकारें करती अलग बात है, लेकिन जन सहयोग से ये प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है। 200 बिस्तर का वर्तमान का अस्पताल, जहां आधुनिक से आधुनिक संयंत्र है, हर एक तरीके के वार्ड्स हैं, कार्डियक हो, न्यूरोपैथी हो, किडनी हो, लिवर हो, और जो आंकड़े हमको सुनाए 7.5 लाख OPD, 54,000 भर्ती, 22,000 ऑपरेशन, 6.5 लाख पैथोलॉजी, 4,000 लोगों का डायलिसिस, 4,500 लोगों का इको। ये हमारी संस्था एक जीवनदायी संस्था है समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। मेरे भाइयों बहनों, अवसर है सुपर स्पेशलिटी को प्रारंभ करने का। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, दूरगामी प्रकल्प है, ग्वालियर की आवश्यकता के अनुरूप है। जब ये प्रकल्प पूर्णता प्राप्त करेगा तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ग्वालियर से इलाज के लिए इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, शायद इस भागदौड़ से इस अंचल के लोगों को निजात मिलेगी। आरोग्य धाम 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। अस्पताल को देश के अन्य आरोग्य धाम अस्पतालों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे वहां की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।